वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने टेस्ट पेपर का डाउट क्लियर किया था आप लोगों का। रिमेनिंग जो डाउट्स रह गए थे उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 6 डाउट था आप लोगों में से, आई थिंक प्रांजलि या गायत्री किसी एक का डाउट था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि अ चार्ज कैपिटल Q is divided in 2 parts. This is the capital charge which is given in our question, and this is divided into 2 parts. One is small q and another is capital Q minus small q. कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और कुछ इस तरह से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं कि वह फोर्स मैक्सिमम है Q के किसी वैल्यू पे, और उसी Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सपोज करिए हमने कहा इफ R with a distance between these two charges, that is Q and capital Q minus Q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, this is Q and this is capital Q minus Q and this is the distance R, then what will be the force? This is positive in nature and this is again positive in nature, so here is a repulsive kind of force that is like this. Suppose this is force due to Q और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स ड्यू टू Q का, फोर्स ड्यू टू Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, K Q कैपिटल Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। और चूंकि हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम इज व्हाट, maximum force between them is what, and at which value of Q these force is maximum। तो हम क्या करेंगे, तो लिखिएगा for force F to be maximum we need to differentiate dF by dQ is equal to 0। F को Q के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में जो वैल्यू आएगा Q का वो हमारा क्या होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू होगा फोर्स का, उस चार्ज Q पे। वापस सुनिए, समझिए, अगर हमें Q का वैल्यू चाहिए इस तरह से कि इस Q के वैल्यू पे फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो जिस चीज़ की वैल्यू चाहिए उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और उसको इक्वेट कर दो 0 से। F का वह मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा जिस Q की वैल्यू आप चाहते हो फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू पे। तो आप यहाँ पे फोर्स को क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट करिएगा, एंड दिस इज द फोर्स जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। फोर्स की वैल्यू क्या है, K Q माइनस Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, इसको इक्वल कर दीजिए 0 से। अब इस Q को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, ये जो K की वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी 0 से इक्वेट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल टू साइन के उस साइड ट्रांसफर करके इसे रिजॉल्व कर सकते हैं 0 के साथ। तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या बच रहा है, Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करिए Q के रिस्पेक्ट में, एंड तब आपने इसको क्या किया, 0 से इक्वेट कर दिया। अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करिएगा Q के रिस्पेक्ट में तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे ये कैपिटल Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R उसको हमने कांस्टेंट लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q को डिफ्रेंशिएट करेगा Q के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1,
ये दिस इज सिंस दिस इज कैपिटल Q एंड दिस इज कॉन्स्टेंट, सो इट विल बी टेकन आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन. सो दिस इज Q एंड dQ डिवाइड बाई dQ, दिस डिफरेंशिएशन ऑफ स्मॉल q कैंसिल आउट 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ Q टू द पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू Q एंड दिस इज इक्वल टू 0. ये तो कैंसिल आउट होकर के 1 हो गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ कैपिटल Q, और हमें Q की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2Q, कैपिटल Q इक्वल टू 2Q, सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइड बाई 2, और यही हो जाएगा हमारा Q की वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमारा फोर्स जो होगा फोर्स वो मैक्सिमम होगा. चलिए इसको नोट करिए. नाउ नोट कर लिया आपने. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आप लोगों का डाउट है. इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. हालांकि इसका आंसर हमने बताया था सी ऑप्शन होगा. मिस्टर पृथ्वी, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा. मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आप कंफ्यूज थे. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कहा जा रहा है कि द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन फ्रॉम अ फिक्स्ड आइडेंटिकल बॉब by means of a string of length L. If both bobs are charged with a charge Q each, then time period of pendulum is, ऑप्शन में दिया हुआ है. देखिए इसका आंसर C होगा और C ऑप्शन होगा, और वो हो जाएगा भाई 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई Z. दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम पीरियड T. और मैं आपको बता दूं कि चार्ज से टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं आता. जो पेंडुलम है पेंडुलम, उस पेंडुलम के मोशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा. सपोज करिए क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन फ्रॉम अ फिक्स्ड आइडेंटिकल बॉब बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L. यहाँ पे एक बॉब है और यहाँ पे भी एक बॉब है, लेकिन दिस बॉब इज फिक्स, और इस बॉब के हेल्प से एक और स्ट्रिंग L लेंथ का स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हुए एक और बॉब को यहाँ पे लिया गया है, और इन दोनों बॉब में चार्ज आइडेंटिकल है Q एंड Q. तो आपसे कहा जा रहा है कि इफ बोथ बॉब्स आर चार्ज्ड विद चार्ज Q ईच, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज. तो आप देखिए, मान लीजिए दिस इज द मीन पोजीशन, और इस मीन पोजीशन के चारों तरफ कुछ इस तरीके से बॉब का पेंडुलम का मोशन होगा. और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है. जब ये बॉब यहाँ होगा तो दिस इज द पॉजिटिव इन नेचर, दिस चार्ज इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर साइड. जब ये बॉब मूव करते हुए बैक आते हुए जब यहाँ पे पहुँचेगा तो भी ये Q इधर रिपेल करेगा नीचे की तरफ. जब ये बॉब यहाँ पे आएगा तो भी ये Q रिपेल करेगा नीचे की तरफ. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L डिवाइड बाई Z. अब आप खुद देखिए, यहाँ पे अगर ये चार्ज नहीं होता, अगर इस बॉब पे चार्ज नहीं होता, तब बॉब पे कितने फोर्स लगते भाई, तब बॉब पे आप देखिए कितने फोर्स लगते हैं. सपोज करिए कि दिस इज द बॉब, तो आप खुद देखिए जब ये मूव कर रहा होता है मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जब ये बॉब क्या करता है, मोशन करता है कुछ इस तरीके से, तो ऊपर जाते टाइम इसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है. और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसमें क्या होता है, टेंशन होता है, और वो होता है T. और इस साइड होता है mg cos ऑफ थीटा. और इस तरह से जब ये वेलोसिटी 0 हो जाता, जब ये बॉब यहाँ से मीन पोजीशन से आगे की तरफ मूव करता है, और मूव करते करते जिस पॉइंट पे भी 0 हो जाता, उस पॉइंट से फिर ये बॉब जो है वापस बैक आता है. और वो बैक इसलिए आता है क्योंकि इस mg यहाँ पे वास्तव में इस बॉब के पास कुछ मास होता है, और इस मास के कारण इस बॉब पे नीचे mg एक्ट कर रहा होता है. और चूंकि ये मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा होता है, और इस तरह से इस mg का एक कंपोनेंट इस साइड होता है mg cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो है इस तरफ होता है और वो होता है mg sin थीटा. तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो mg cos थीटा होता है ये T से टेंशन से क्या होता है, इक्विलिब्रियम में कैंसिल आउट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है. तो इस मास जो है, मास जिसको हम बॉब कह रहे हैं,
इस मास के पास सिर्फ एक ही फोर्स बच जाता है और वो होता है mg sin थीटा। और इसी फोर्स के कारण ये जो वेलोसिटी है, जाने वाला जो वेलोसिटी है, ये डिक्रीज होते होते एक टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाता है किसी पॉइंट P पे। तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है उस पॉइंट P से ये जो बॉब है कम बैक होने लगता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि mg sin थीटा लग रहा होता है। अब आप खुद देखिए, ये जो टेंशन है, टेंशन इस mg sin थीटा को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। और अगर इस बॉब पे चार्ज मैं डाल दूं और इस पॉइंट पे भी चार्ज डाल दूं जहाँ पे फिक्स की गई है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, कोलम्बिक फोर्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टी को काउंटर बैलेंस किसने कर लिया, पहले mg cos थीटा बैलेंस कर रहा था, अब mg cos थीटा प्लस fc बैलेंस करेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस बॉब को पीछे लाने में रिस्पॉन्सिबल सिर्फ mg sin थीटा ही है अभी भी। तो इसलिए इस बॉब के मोशन में ये जो कोलम्बिक फोर्स है कोई रोल प्ले नहीं करेगा। इसलिए जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो अभी भी वही होगा 2π√L/g, और यही होगा आपका आंसर। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट आपका डाउट जो रह गया था वो था क्वेश्चन नंबर, इसको नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 का डाउट था आप लोगों को, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है उस बात को यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये IIT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ स्फेरिकल पोर्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हैविंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम as shown in figure. The electrical field inside the empty space is. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, this is the spherical body which is solid in nature, जो कि सॉलिड स्फीयर है और इसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो रखा है। आई मीन इस बॉडी के इंटायर द वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस इज। ये तो कोई सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। ये जो बॉडी है वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है उस बात को समझिए। इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी पे चार्ज क्यों दिया गया है, एक बार और मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अ स्फेरिकल पोर्शन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर हैविंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम एज इन द फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसके सेंटर पे कैविटी है, सेंटर पे नहीं है एग्जैक्टली, सेंटर के आसपास कहीं एक कैविटी है। कैविटी का मतलब होता है इसके वॉल्यूम का कुछ पोर्शन कट करके बाहर निकाल देना, और टेक्निकली इसे हम इस स्पेस को कहते हैं कैविटी कहते हैं टेक्निकली इस स्पेस को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वॉल्यूम है, ये जो सॉलिड स्फीयर है उसके इंटायर द वॉल्यूम में चार्ज फिल किया गया है। का मतलब ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी के वॉल्यूम में ही चार्ज रह सकता है। कंडक्टिंग बॉडी के वॉल्यूम में चार्ज कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो रिपेल होकर के कहाँ चला जाता है, इंटायर द सरफेस ऑफ दैट वॉल्यूम चला जाता है। तो ये जो बॉडी है ये सॉलिड है और नेचुरली ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग नेचर का है। लेकिन आप खुद समझ सकते हो कि नॉन कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि जो चार्ज है इसके इंटायर द वॉल्यूम में फील्ड है, जबकि कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज कभी भी फील्ड नहीं होता, मटेरियल में चार्ज कभी भी फील्ड नहीं होता। अब कैविटी का मतलब ये होता है कि इस इंटायर द वॉल्यूम में से हमने कुछ चार्ज को रिमूव कर दिया मटेरियल के साथ, और ये जो इस एम्प्टी है, एम्प्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी कहते हैं। तो कहा जा रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन में कहा गया है कि जीरो एवरीवेयर, बी ऑप्शन में कहा गया नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, सी ऑप्शन में कहा गया है नॉन यूनिफॉर्म, डी ऑप्शन में कहा गया है जीरो ओनली एट इट्स सेंटर। मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पी पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या फिर नॉन ज़ीरो होगा, और नॉन ज़ीरो होगा तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टीड स्पेस, तो इसका ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर बी होगा, और इसका आंसर होगा नॉन ज़ीरो एंड यूनिफॉर्म। इसका आंसर होगा नॉन ज़ीरो एंड यूनिफॉर्म, इसका ये आंसर होगा। अब देखिए इसका आंसर ये क्यों होगा, उस बात को समझते हैं। आइए पहले इसको इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज करिए किसी इस सेम बॉडी का, सेम स्फीयर का जो मटेरियल है, उसके मटेरियल में चार्ज फील्ड है, प्लस 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 चार्ज फील्ड है, और इसमें कोई कैविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इस सपोज दिस इज द सेंटर, तो ऐसे सिचुएशन में इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, किसी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था वो था रो टाइम्स एक तो दो फॉर्मूला हमने निकाला था। एक फॉर्मूला निकाला था KQR डिवाइड बाई कैपिटल R टू द पावर 3, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। और ये जो फॉर्मूला निकाला गया था ये हमने लास्ट क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा था और समझा था। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए इस स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, और इस P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला हमने ये बताया था। और ये जो R है, R वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो R है R वो इंडिकेट कर रहा है कि सेंटर से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो R है। तो दिस इज द R एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ ए स्फीयर एंड द पॉइंट P। चलिए इसको पहले नोट करिए, फिर इसको मैं रफ करता हूँ और फिर इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ऐसे सिचुएशन में इनसाइड द मटेरियल, अगर सपोज करिए दिस इज नॉन कंडक्टिंग बॉडी और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग बॉडी के किसी पॉइंट P पे, जो कि सेंटर से किसी पॉइंट P पे, सेंटर से किसी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सपोज करिए वो R है। मैं इस डायग्राम को मैं स्पष्ट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इस डायग्राम को और स्पष्ट करता हूँ। सपोज करिए दिस इज नॉन कंडक्टिंग बॉडी और दिस इज द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। इस सेंटर ऑफ दिस बॉडी से R डिस्टेंस दूर कुछ किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो एक और फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, और वो था रो R डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मैं डेरिवेशन लास्ट क्लास में हमने किया हुआ है। वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो R होता है, ये जो R, ये हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब कैविटी क्रिएट हो जाएगा कैविटी, तब इस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा का, नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग बॉडी के मटेरियल में नहीं होता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग बॉडी के मटेरियल में 100% होता है। बिकॉज हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर को अटेन किया था अच्छे से क्लास, उस क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ था कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी के वॉल्यूम में चार्ज होता है, और सिंस देयर इज चार्ज सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन कैविटी में क्या होगा, कैविटी में भी होगा, लेकिन कैविटी ना होने के पहले ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे कैविटी हमने डाल दिया, सपोज करिए दिस इज द R1, दिस इज द R1। मैं डायग्राम को थोड़ा ऐसे ड्रॉ करता हूँ। सपोज करिए दिस इज द R1, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द R1। लेकिन मैंने क्या किया, ये तो तब का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P का जब इस
नॉन कंडक्टिंग बॉडी में इंटायर द वॉल्यूम 100% यहाँ पे अवेलेबल थे। I mean हमने कोई भी वॉल्यूम का स्पेस कट करके बाहर नहीं निकाला था, तब का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे ये होगा। लेकिन जब इसमें से हमने कैविटी निकाल दिया, का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, कुछ चार्ज को हटा दिया, कुछ चार्ज को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि यहाँ से मटेरियल को हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। दिस इज R1। सपोज करें दिस इज द कैविटी एंड दिस इज द कैविटी मीन्स व्हाट, दिस इज द स्फेरिकल वॉल्यूम, दिस इज द स्फेरिकल वॉल्यूम, और स्फेरिकल वॉल्यूम को हमने कट करके निकाल दिया। तो सिंस दिस इज अगेन स्फेयर, सो इट मस्ट हैव सम सेंटर, और इस सेंटर से सपोज करिए R2 डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। तो इस R2 डिस्टेंस पे पॉइंट P है और एक्चुअल सेंटर के C से R1 डिस्टेंस पे ये P है। तो हमने क्या निकाला कि R1 डिस्टेंस पे जब यहाँ पे कैविटी नहीं था, तो सेंटर से R1 डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है हमने ये निकाला हुआ है। Am I right? नाउ जब यहाँ पे कैविटी आ गया, कैविटी, तो इस पॉइंट P पे अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस वॉल्यूम के कारण, वो उस चार्ज के कारण लगेगा जिस चार्ज में इस कैविटी के वॉल्यूम का चार्ज अवेलेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इतना चार्ज जो हमने कट करके निकाल दिया, इस चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट हो रहा था, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इस कैविटी के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा इस पॉइंट P पे। कैविटी के कारण मतलब कैविटी मत समझ लेना, कैविटी के कारण इस कैविटी के रीजन में जितना चार्ज कट करने से पहले रहा होगा, उस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होता। तो हम क्या करेंगे, इस कैविटी में जितना चार्ज पहले था, उस सिर्फ उतना ही चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसको माइनस कर देंगे इस वैल्यू में से। तो सपोज करिए कैविटी का जो स्फीयर है उसके सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है सपोज करिए R2। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पे ड्यू टू R2, एंड दिस इज द ड्यू टू कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट स्फीयर, सो दिस इज R1। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला सिग्मा बाई R2 डिवाइड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो R होगा वो हो जाएगा R1। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दोज चार्ज विच इज इनिशियली अवेलेबल इन दैट रीजन विच इज नाउ एज अ कैविटी। अब यहाँ पे हमने उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है जिस चार्ज को हमने कट करके निकाल दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कैविटी के कारण। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं रीराइट करता हूँ। दिस इज द सेंटर ऑफ, दिस इज द मेन सेंटर ऑफ स्फीयर, this is the point P which is inside the cavity, this is point P which is inside the cavity, and this is the center of that sphere which is now removed, this is the center of that sphere which is now removed, and this is the suppose that R1 and this is the R2। अब आप यहाँ पे देखिए, ये R1 है और ये क्या है भाई, ये R2 है। ये क्या है, R1 है, और ये क्या है, R2 है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, माइनस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू R1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू R2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालना है कैविटी के अंदर, जो कि पॉइंट P है, देखिए ये पॉइंट P कैविटी के अंदर है, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू R2, और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे। जब नाउ अब इसको सॉल्व जब करिएगा तो यहाँ पे क्या करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू R1, हमारा ये वैल्यू आया है, डेट इज सिग्मा R1 डिवाइड बाई
3 इप्सिलॉन नॉट को माइनस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज नाउ इन कैविटी ड्यू टू R2, और इसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, वो वैल्यू है रो R2 डिवाइड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए रो डिवाइड बाई 3 इप्सिलॉन कॉमन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रो डिवाइड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रेस्ट पार्ट जो ब्रैकेट में बचेगा वो होगा R1 माइनस R2। अब देखिए R1 माइनस R2 का मतलब यहाँ पे क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस इज द टेल ऑफ R1, दिस इज द हेड ऑफ R2। इन दोनों को आप मिला दीजिए, दिस इज R विच इज द डिस्टेंस बिटवीन this C1 and this C2. Suppose this C2 is the center of cavity sphere and this C1 is center of main sphere. तो यहाँ पे R होगा और R जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम करेगा, इसलिए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, और इज इक्वल टू R जो है यहाँ पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एरो को यहाँ पे चेंज कर दूँ, क्योंकि हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है R1 माइनस R2 का। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा रिलेशन को कैसे चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं कि जो ये R है R, इसको कुछ इस तरह से हम समझते हैं। डायग्राम को मैं थोड़ा रीराइट करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। डायग्राम को थोड़ा मैं रीराइट करता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। मैं इसको रीराइट करता हूँ वापस से डायग्राम को, ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो ये मेन सेंटर है दिस इज C, और इस C से R1 डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है जो कि कैविटी का पार्ट है, और इस कैविटी का जो सेंटर है सपोज करिए P पे R1 डिस्टेंस है, और कैविटी का जो सेंटर है वो सपोज करिए दिस वन इस कैविटी का सेंटर। इस कैविटी के सेंटर से R2 डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, और इस सेंटर मेन सेंटर के पॉइंट से इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो R1 डिस्टेंस पे हमने ये निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करें दिस C1 जो कि मेन स्फीयर का सेंटर है, दिस इज C2 जो कि कैविटी का सेंटर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सपोज करिए मैंने R ले लिया। तो अब ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और वो ट्रायंगल फॉर्म कुछ इस तरीके से हो रहा है। दिस इज पॉइंट P फ्रॉम सेंटर एट R1 डिस्टेंस, एंड दिस इज द C1 C2 के बीच का डिस्टेंस सपोज करिए हमने R लेट कर दिया, और सेंटर ऑफ द कैविटी से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सपोज करिए R2। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज R2 वेक्टर एंड दिस इज R वेक्टर। सो R वेक्टर और R2 वेक्टर का रिजल्टेंट कर सकते हैं R1। तो यहाँ पे एक लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि R प्लस R2 इज इक्वल टू R1। सो R की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2। तो इस तरह से यहाँ पे R1 माइनस R2 को हम R रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन कैविटी इज रो डिवाइड बाई 3 इप्सिलॉन नॉट इनटू R। ध्यान से देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को, ये तो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। नाउ क्या ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है? डेफिनेटली यूनिफॉर्म है, बिकॉज रो इज द कांस्टेंट वैल्यू, 3 इज द कांस्टेंट वैल्यू, इप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू, एंड दिस R इज व्हाट, दिस R is nothing but this R is the distance from the C1 and C2. C1 is what? This is the center of main sphere, and C2 is what? This is the center of cavity kind of sphere. So ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। So ओवरऑल जो टर्म है वो कांस्टेंट है। So यहाँ पे लिख सकते हैं therefore electric field inside the cavity is non-zero and uniform. Uniform का मीन्स हो गया कांस्टेंट। नाउ अब ध्यान से देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में कहीं भी ऐसा R नहीं है जो बदल रहा हो, बिकॉज कैविटी और C1 और C2 का जो बीच का जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, और इस कैविटी के
किसी भी पॉइंट P पे, किसी भी पॉइंट PQR पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो R है, R ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है, ना कि उस पॉइंट और कैविटी के सेंटर का बीच का डिस्टेंस है। सो ये जो R है, R ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है, वेयर C1 इज द सेंटर, वेयर C1 इज द सेंटर ऑफ मेन स्फीयर एंड C2 इज द सेंटर ऑफ डेट स्फीयर, जो कि अब कट हो चुका है। सो इसको नोट करिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 19, आई मीन सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो IIT 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है कि अ मेटालिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q kept inside its cavity. A metallic shell has a point charge Q kept inside its cavity. Which one of the following diagram correctly represent the electric lines of forces? देखिए डायग्राम को पहले मैं ट्रेस करता हूँ। कहा जा रहा है कि अ मेटालिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q kept inside its cavity. दिस इज मेटालिक स्फीयर, मेटालिक कहने का मतलब दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर, और इस बॉडी में भी एक कैविटी जनरेट की गई है, का मतलब इस कंडक्टिंग स्फीयर से कुछ मटेरियल को कट करके निकाल दी गई है बाहर, और मटेरियल को जब कट करके बाहर निकाली गई है तो इसमें स्पेस क्रिएट हो गया है, और इस स्पेस में Q चार्ज केप्ट है। कैसा चार्ज केप्ट है? एक पॉइंट चार्ज केप्ट है। अ मेटालिक शेल हैज अ पॉइंट चार्ज Q केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। तो इसका आंसर होगा C आंसर होगा, और उसका जो C आंसर होगा उसका डायग्राम देखिए। ये एक्चुअली आपको डायग्राम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में डायग्राम गिवन है। तो करेक्ट जो डायग्राम है मैं उसको ट्रेस करता हूँ, जो रॉन्ग डायग्राम है मैं उसको ट्रेस नहीं कर रहा, जो करेक्ट डायग्राम है मैं उसको ट्रेस कर रहा हूँ। दिस इज द कैविटी एंड दिस इज द मटेरियल। नाउ आप ध्यान से देखिए डायग्राम कैसा दिया हुआ है। ये करेक्ट डायग्राम है। क्यों करेक्ट डायग्राम है? क्योंकि गलत जो डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम गलत है वो देखिए क्यों गलत है। एक मैं एग्जांपल के लिए एक मैं ट्रेस कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिया हुआ वो डायग्राम, और आप खुद बताइए, मैंने आपको बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ाया था। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में कहा था कि दिस इज द मटेरियल, और मटेरियल से कभी भी EFLS पास नहीं होता, क्रॉस नहीं होता। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे EFLS क्रॉस कर रहा है, मैं रेड मार्कर से हाईलाइट करता हूँ। दिस इज द EFLS क्रॉस कर रहा है, मटेरियल को क्रॉस कर रहा है, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए डायग्राम गलत है। और ये डायग्राम सही है बिकॉज ये जो EFLS है ये परपेंडिकुलर सरफेस पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड के तरफ निकल रहा है, और मटेरियल के इन पार्ट्स को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए करेक्ट डायग्राम होगा। नाउ सेंटर पे भी जो कैविटी है, कैविटी में तो नेचुरल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मटेरियल, बिकॉज कैविटी इज अ नॉट पार्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ये इस बॉडी पे है। और आपको मैंने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर में पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पे 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करता है, और ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, चाहे वो इंटीरियर सरफेस पे चाहे वो आउटर सरफेस पे। और यही बात हम लोग ने सीखा था कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के सरफेस पे अगर EFLS है तो वो परपेंडिकुलरली सरफेस पे ट्रेस किया जाता है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलरली ट्रेस किया जा रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इसको नोट करिए।